हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू द सिविल की पढ़ाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के 2019-20 के पेपर के बारे में। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा था फ्लूइड मैकेनिक्स का ही 2020-21 का पेपर और उसके 2 मार्क्स के क्वेश्चन को सॉल्व किया था। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2019-20 के पेपर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा डिफाइन वेट डेंसिटी, यानी वेट डेंसिटी को डिफाइन करिए। तो हम इसका डिफिनेशन देखेंगे। इट कैन बी डिफाइंड एज द वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम में किसी यूनिट वॉल्यूम में कितना ज़्यादा वेट है उसको अगर हम ऐसे लिखेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम के टर्म में, तो उसको बोलेंगे हम वेट डेंसिटी। एक स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर पे इसको देखते हैं, और इसको एक और नाम से जाना जाता है, उसको बोलते हैं स्पेसिफिक वेट। यानी स्पेसिफिक वेट को हम वेट डेंसिटी के नाम से भी जानते हैं। अब इसका हम जब फॉर्मूला देखेंगे तो होगा हमारा W, इसको स्मॉल w से डिनोट करते हैं। स्मॉल w इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। अब वेट को हम लिख सकते हैं मास इनटू ग्रेविटी, और वॉल्यूम को हम लिख सकते हैं v से। अब हम देखेंगे यहाँ पर जो हमारा होता है मास अपॉन वॉल्यूम, वो होता है हमारा डेंसिटी के बराबर होता है। और जो डेंसिटी होगा तो उसको मतलब जो वो डेंसिटी होगा उसको बोलेंगे हम मास डेंसिटी। चूँकि वो मास अपॉन वॉल्यूम है तो उसको बोलेंगे हम, इसको बोलते हैं हम मास डेंसिटी, या फिर इसको ऐसे स्पेसिफिक मास भी बोलते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा वेट अपॉन वॉल्यूम को जब हम इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मास अपॉन वॉल्यूम इनटू ग्रेविटी। तो ये हो जाएगा हमारा डेंसिटी इनटू ग्रेविटी, यानी मास डेंसिटी इनटू ग्रेविटी इक्वल टू होता है हमारा वेट डेंसिटी, यानी स्पेसिफिक वेट। तो इसको हम ऐसे फार्मूला इसका डिराइव कर सकते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन पीजोमीटर विथ नीट स्केच, यानी पीजोमीटर को डिफाइन करना है नीट स्केच के साथ। तो पीजोमीटर को पहले देख लेंगे। इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैनोमीटर यूज्ड फॉर मेजरिंग गेज प्रेशर, यानी ये जो होता है हमारा एक सिंपल मैनोमीटर होता है जिसका यूज़ हम करते हैं गेज प्रेशर को मेज़र करने के लिए। अब हमारे मैनोमीटर्स जो है दो तरह के होते हैं, एक होता है सिंपल मैनोमीटर्स और दूसरा होता है हमारा डिफरेंशियल मैनोमीटर्स। तो सिंपल मैनोमीटर्स के जो कई टाइप्स हैं, पीजोमीटर हो गया हमारा, क्या बोलते हैं, कॉलम मैनोमीटर हो गया हमारा, यूट्यूब मैनोमीटर हो गया। तो ये होता है हमारे सिंपल मैनोमीटर्स के टाइप, और इन्हीं सिंपल मैनोमीटर्स पे एक होता है हमारा पीजोमीटर। तो अब इसको इससे मापते कैसे हैं, हम गेज प्रेशर को मेज़र कैसे करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, वन एंड जो होगा इसका वो हमारा इंसर्ट होगा पॉइंट पे जहां हमको प्रेशर मेज़र करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं इस फिगर में, आप देख सकते हैं कि हमारा पॉइंट ए के पास इसको कनेक्ट कर दिया गया है, और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारा इधर दूसरा एंड जो है वो फ्री है। इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं, और जो इसमें जो राइज होगा, जो ये लेवल राइज होगा, जैसे हम यहाँ पर हमने उसको एच से डिनोट किया है, जो एच से। अब ये प्रेशर जो राइज होगा वो हमें बताएगा प्रेशर हेड, और इसी प्रेशर हेड जब हमको पता चल जाएगा तो हम इसे निकाल लेंगे अपना प्रेशर। और जब प्रेशर निकालेंगे तो अपने उसी फार्मूले से रो इंटू जी इंटू एच। अब यहाँ पर रो जो होगा वो हमारी होगी मास डेंसिटी, जो जी होगा वो हमारा ग्रेविटी, और एच जो हमारा होगा ये राइज हाइट। तो इस तरह से हम उसका प्रेशर मेज़र कर लेंगे पीजोमीटर के हेल्प से। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट आर स्ट्रीम ट्यूब, कि स्ट्रीम ट्यूब बोलते किसको हैं। तो इसका डेफिनेशन देखेंगे सबसे पहले। स्ट्रीम ट्यूब इज़ अ फ्लूइड मास बाउंडेड बाय अ ग्रुप ऑफ स्ट्रीम लाइंस, यानी स्ट्रीम ट्यूब जो होता है हमारा वो हमारा एक जगह का जो कितने वहाँ पे स्ट्रीम लाइंस हैं उनका बंडल्स, उनको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उनका फ्लूइड मास होता है, उसको बोलते हैं हम स्ट्रीम ट्यूब। स्ट्रीम लाइंस बेसिकली क्या होती हैं, स्ट्रीम लाइन में बी डिफाइंड एज एन इमेजिनरी लाइन विद इन द फ्लो सो दैट द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑन इट इंडिकेट्स द वेलोसिटी एट द पॉइंट। यानी कि जो स्ट्रीम लाइंस होती हैं किसी भी मतलब जो पाथ को ये कवर करती हुई जाती हैं, इनके किसी भी पॉइंट से अगर एक टेंजेंट खींचा जाए तो वो वेलोसिटी एट द टाइम, उस टाइम पे उसकी
जो फ्लूइड की वेलोसिटी होगी उसको डिनोट करेगा, तो उसको बोलेंगे हम स्ट्रीम लाइंस। और इन्हीं स्ट्रीम लाइंस के जो एक बंडल को, यानी कि अब समझिए अगर ये इस एरिया को ए मानते हैं और इस एरिया को बी मानते हैं, तो अब इतनी दूरी का जितना भी हमारा जितने भी इसमें स्ट्रीम लाइंस होंगी उनके सारे के फ्लूइड मास को बोलेंगे हम स्ट्रीम ट्यूब। जैसे आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हमारे कम्युनिकेशन केबल में कई तरह के फाइबर्स जो है इसमें गए हुए रहते हैं, जैसे आप उसका सबसे आसान एग्जांपल अपना जो इस वक्त आप जियो फाइबर देख सकते हैं, तो उसी तरह ये स्ट्रीम ट्यूब में स्ट्रीम लाइंस होती हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रेट ऑफ फ्लो, यानी रेट ऑफ फ्लो से आप क्या समझते हैं। तो रेट ऑफ फ्लो इज डिफाइंड एज द क्वांटिटी ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू अ सेक्शन ऑफ पाइप और चैनल। यानी कि अगर हम ऐसे कंसीडर करें, एक हमारा ये कोई पाइप है और इस पाइप का कुछ एरिया ए है, अब इसमें किस वेलोसिटी से जो है, वेलोसिटी से किसी भी एक वेलोसिटी से इस एरिया से, यानी इस जो है क्या बोलते हैं इसको, सेक्शन से कितना ज़्यादा फ्लूइड बाहर निकल रहा है, यानी उसके रेट ऑफ जो फ्लो है, यानी किस स्पीड से वो बाहर निकल रहा है फ्लूइड, उसको बोलेंगे हम रेट ऑफ फ्लो। अब रेट ऑफ फ्लो को ही हम डिस्चार्ज भी बोलते हैं, डिस्चार्ज। अब इसका जो फॉर्मूला होता है हमारा Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी। अब जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा पाइप का उसको देखेंगे, और जो हमारा जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड इसमें जा रहा है, यानी इससे बाहर निकल रहा है, इसका फ्लो जिस रेट से हो रहा है उसको बोलेंगे वेलोसिटी इंटू एरिया, उसको बोलेंगे डिस्चार्ज। और डिस्चार्ज का जो फॉर्मूला है Q इक्वल टू A इंटू V। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राइट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन, यानी बर्नौली इक्वेशन का जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है उसको लिखना है। तो बर्नौली इक्वेशन जो होता है, जितने भी हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होते हैं उनके फ्लो को मापने के लिए हम बर्नौलीज इक्वेशन का यूज़ करते हैं। जितने भी हमारे इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होंगे जहाँ एनर्जी जो हम कंसीडर करेंगे, यानी उसको फ्लो को मापने के लिए हम जहाँ एनर्जी कंसीडर करते हैं इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड के लिए, वहाँ पे हम बर्नौली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। और जो डिवाइसेस हम यूज़ करते हैं बर्नौली इक्वेशन को मापने के लिए, उसमें सबसे पहला हमारा वेंचुरी मीटर, फिर ऑरिफिस मीटर और पिटॉट ट्यूब, यानी इन तीनों का यूज़ करेंगे हम बर्नौली इक्वेशन को मेजर करने के लिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ड्रॉ दी नीट स्केच ऑफ वेंचुरी मीटर। अब हमने अभी पीछे ही डिस्कस किया है कि जो हमारा वेंचुरी मीटर है वो हमारा बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है, यानी बर्नौली प्रिंसिपल पे काम करता है रेट ऑफ फ्लो मेज़र करने के लिए। यानी कि कोई भी लिक्विड जो फ्लूइड है वो किस हिसाब से वो बह रहा है किसी भी ओपन चैनल में या फिर क्लोज्ड चैनल में, तो उसको हम वेंचुरी मीटर से कैलकुलेट करते हैं। अब वेंचुरी मीटर का अगले क्वेश्चन में पूछा है नीट स्केच, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वेंचुरी मीटर बेसिकली होता किस तरह है। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये हमारा समझ लीजिए इनलेट है, यानी इधर से जो है ऐसे कुछ फ्लूइड आ रहा है और यहाँ पे आगे आके हम इसके डायमीटर को कम करते हैं, ऐसे कुछ डायमीटर को कम करते हैं और फिर दूसरी तरफ से फिर डायमीटर को बड़ा करते हैं, और फिर जो जितना पहले हमारा D1 था उसके इक्वल में हम जो है डायमीटर को कर देते हैं। और जहाँ हम शुरू में जहाँ से ये मोड़ना शुरू करते हैं, यानी जहाँ से इसका डायमीटर कम होना शुरू होता है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंट पार्ट। जहाँ इसका डायमीटर फिर बढ़ना शुरू होता है वो होता है डाइवर्जेंट पार्ट। अब ये इनका कुछ रेशियो है कि ये जो D2 यानी जो बीच में जाके ये हमारी ये बन रही है डायमीटर, उसको बोलेंगे हम, अगर D2 से डिनोट कर रहे हैं तो ये D2 हमारा कितना होना चाहिए। तो 1 यानी D2 अपॉन D1 इक्वल टू हमारा 1/4 से लेकर 3/4 के बीच होना चाहिए, यानी D2/D1 का जो रेशियो होना चाहिए वो 1/4 से लेकर 3/4 तक का होना चाहिए। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे
बेसिकली हम जो यूज़ करते हैं इसके हेड को मापने के लिए, तभी तो हम फ्लो निकालेंगे, हेड निकालेंगे उसके बाद ही फ्लो निकालेंगे। तो हेड निकालने के लिए हम जो ये इस्तेमाल करते हैं वो किसी भी तरह का हम मैनोमीटर इस्तेमाल करते हैं। मैनोमीटर यहाँ पे जो ये और ये इसका यूज हुआ है, इसको बोलेंगे मैनोमीटर। इसका इस्तेमाल करके हम इसके रेट ऑफ फ्लो को निकालते हैं। वेंचुरोमीटर का जो पहले हमने बता दिया है कि वेंचुरोमीटर हमारा बर्नौली प्रिंसिपल यानी बर्नौली इक्वेशन पे काम करता है। तो चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ को डिफाइन करिए। तो देखेंगे आंसर इसका। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अ ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी इज गिवन बाय। यानी कि जो हमारा स्टोक्स लॉ होता है ये बताता है कि हमारा ड्रैग फोर्स मतलब जो ड्रैग फोर्स हम ड्राइव करेंगे उसका फॉर्मूला किस तरह निकालेगा। यानी कि कोई भी फ्लूइड जो है विस्कस फ्लूइड यानी जिसमें कुछ विस्कोसिटी होती है, वो किसी विस्कोसिटी से जो है बह रहा है अपने विस्कोसिटीज को लिए हुए, तो उस क्या बोलते हैं, चलते हैं हमने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिफाइन स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ को डिफाइन करिए। तो पहले इसकी इंग्लिश पढ़ लेते हैं आंसर। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ, अ ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्फीयर मूविंग विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन अ विस्कस फ्लूइड ऑफ विस्कोसिटी म्यू इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 3 म्यू पाई इंटू यू इंटू डी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी स्फीयर किसी भी विस्कस फ्लूइड में, यानी कोई ऐसा फ्लूइड जिसमें विस्कोसिटी है, उसमें फ्लो करता है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसका जो ड्रैग फोर्स होगा वो उसका फॉर्मूला होगा ये 3 म्यू या 3 पाई म्यू यू इंटू डी, जहाँ पे F होगा आपका ड्रैग फोर्स, जो U होगा वो वेलोसिटी ऑफ स्फीयर होगा, जो D होगा वो होगा हमारा डायमीटर ऑफ स्फीयर, और जो म्यू होगी वो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। अब हमने देखा था इसके पहले वाले वीडियो में, यानी 2020-21 के पेपर के बारे में हमसे पूछा गया था ड्रैग एंड लिफ्ट के बारे में। तो जो ड्रैग फोर्स होता है वो हमारे जिधर जो है उसकी वेलोसिटी जिधर फ्लूइड बहता है उसी के डायरेक्शन में हमारा लगता है ये ड्रिफ्ट, मतलब जो ड्रैग फोर्स है, सॉरी। और ये जो हमारा ऊपर लगता है उसको बोलते हैं लिफ्ट फोर्स, FL करके। और जो हमारा मेन इन दोनों का वो होता है रिजल्टेंट, वो कुछ FR करके इधर लगता है, उसी का जो कंपोनेंट होता है FR का FD, वो FD होता है ड्रैग फोर्स। अब उसी ड्रैग फोर्स को बताना था कि स्फीयर, कोई भी एक स्फीयर यानी कोई भी एक गोला जो है, एक गोला ये विस्कस फ्लूइड में, यानी किसी विस्कोसिटी वाले फ्लूइड में, यानी किसी म्यू विस्कोसिटी वाले फ्लूइड में अगर ये फ्लो हो रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, तो उसके फॉर्मूले को डिराइव किया है स्टोक्स ने, और इसी लॉ को बोलते हैं स्टोक्स लॉ। तो ये बताता है हमारा फॉर्मूला F इज इक्वल टू 3 पाई म्यू यू डी, यानी यहाँ पे हमारा F होगा ड्रैग फोर्स, U होगा वेलोसिटी ऑफ स्फीयर, D होगा डायमीटर ऑफ स्फीयर, और म्यू होगा विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डिस्टिंग्विश बिटवीन रोटेशनल एंड इरोटेशनल फ्लो। अब जैसे ये क्वेश्चन हमने पिछले जो है वीडियो में डिस्कस किया था, उसमें बेसिकली ये क्वेश्चन नहीं था, हमने वहाँ पर पढ़ा था कि बर्नौली जो थ्योरम होता है उसके अजम्पशंस क्या क्या हैं। तो उसमें हमने पढ़ा था कि उसमें उसके अजम्पशंस में हम मानते हैं कि जो फ्लो होगा हमारा फ्लूइड का वो होगा हमारा इरोटेशनल फ्लो। अब इरोटेशनल फ्लो और रोटेशनल फ्लो में यहाँ डिफरेंस पूछ दिया है, तो हमने वहाँ भी डिस्कस किया था। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि रोटेशनल फ्लो क्या होता है। रोटेशनल फ्लो होता है अ फ्लो इज सेड टू बी रोटेशनल इफ द फ्लूइड पार्टिकल्स व्हाइल मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो रोटेट अबाउट देयर मास सेंटर्स। देखिए क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि किसी भी फ्लो को रोटेशनल तब बोला जाएगा जब उस फ्लो के जितने भी पार्टिकल्स हैं, यानी उस फ्लो में बह रहे हैं जितने भी पार्टिकल्स,
जितने भी पार्टिकल्स फ्लो में बह रहे हैं वो उस डायरेक्शन ऑफ फ्लो में तो बह ही रहे हैं, लेकिन वो साथ साथ अपने सेंटर ऑफ मास यानी उनके जो मास सेंटर्स हैं उनके अलॉन्ग रोटेट भी कर रहे हैं, यानी उनके अबाउट रोटेट कर रहे हैं। यानी कोई भी हर एक पार्टिकल, अब यहाँ पे जितने भी ये पार्टिकल्स हैं ये सब सारे पार्टिकल्स अपने अपने मास सेंटर्स के अबाउट ये रोटेट कर रहे हैं। जैसे पृथ्वी समझ लीजिए कि अपने अक्ष पे घूमती है, कुछ उस हिसाब से ये जो फ्लूइड पार्टिकल्स होते हैं वो रोटेट करते हैं अपने मास सेंटर्स के अबाउट। और इरोटेशनल फ्लो में ऐसा नहीं होता है। इरोटेशनल फ्लो में बिना रोटेट किए हुए बस एक तरह, बिना घूमते हुए एक ही तरह वो बस ऐसे चलते चले जाएंगे, बहते चले जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम इरोटेशनल फ्लो। यानी कि फ्लो इज सेड टू बी irrotational if the fluid particles while moving in the direction of flow do not rotate about their masses, उनको बोलेंगे irrotational flow। और जो रोटेट करेगा उसको बोलेंगे रोटेशनल फ्लो। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज द मैग्नस इफेक्ट। ये मैग्नस इफेक्ट क्या होता है, इसका आंसर देखेंगे। व्हेन अ सिलेंडर इज रोटेटेड इन अ यूनिफॉर्म फ्लो, a lift force is produced on the cylinder. This phenomena is known as Magnus effect. Magnus effect मतलब ये होता है कि अगर कोई भी एक यूनिफॉर्म फ्लो है, उसमें कोई एक सिलेंडर रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो उस पर एक जो है लिफ्ट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा फ्लूइड की तरफ से। अगर हम इस फ्लूइड को समझ लीजिए, फ्लूइड एक लिक्विड यानी पानी है, तो अब ये सिलेंडर इसमें रोटेट करता हुआ, इसको स्पिनिंग सिलेंडर भी बोल सकते हैं, ये रोटेट करता हुआ आगे जा रहा है, तो इस पे पानी की तरफ से या लिक्विड की तरफ से एक ऊपर फोर्स लगेगा, उसको बोलेंगे लिफ्ट फोर्स। अब ये पूरा फिनोमिना को बोलेंगे हम मैग्नस इफेक्ट। यानी कि ये पूरा फिनोमिना जो होगा वो उसको बोलेंगे हम मैग्नस इफेक्ट। फिनोमिना मतलब क्या कि एक यूनिफॉर्म फ्लो है, उसमें एक सिलेंडर रोटेट करता हुआ जा रहा है, तो उस पर एक ऊपर की तरफ फ्लूइड की तरफ से एक ऊपर की तरफ सिलेंडर पे फोर्स एक्ट करेगा, जो पानी को सतह पे उस सिलेंडर को रखने की कोशिश करेगा, या फिर जो भी बोल सकते हैं अगर पानी के रिस्पेक्ट में बात करें तो इस पूरे फिनोमिना को बोलेंगे हम मैग्नस इफेक्ट। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा व्हाट इज फ्लो सेपरेशन। यानी कि फ्लो सेपरेशन क्या होता है। फ्लो सेपरेशन और बाउंड्री लेयर सेपरेशन इज द डिटैचमेंट ऑफ अ बाउंड्री लेयर फ्रॉम अ सरफेस इनटू वेक। यानी कि हम फ्लो सेपरेशन को बाउंड्री लेयर सेपरेशन भी बोलते हैं। क्या होता है, ये किसी भी सरफेस की जो बाउंड्री लेयर होती है उससे वेग का जनरेट होना, यानी जहाँ से वेग बनना शुरू होता है उसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। यानी वहाँ से सेपरेट हो जाती है, वो एक बाउंड्री बन जाती है, इमेजिनरी लाइन होती है बेसिकली, हम उसको बोलते हैं फ्लो सेपरेशन। और ये आगे देखेंगे इसके, सेपरेशन ऑकर्स इन अ फ्लो दैट इज स्लोइंग डाउन विथ प्रेशर इंक्रीजिंग आफ्टर पासिंग द थिकेस्ट पार्ट ऑफ अ स्ट्रीम लाइन बॉडी और पासिंग थ्रू अ वाइडनिंग पैसेज। यानी कि जब बीच में कोई ऑब्स्टिकल आ जाता है, वहाँ पे जो है जब उसे फ्लूइड टकराता है उस ऑब्स्टिकल से, तो उसके बाद वहाँ उसकी कुछ रफ्तार हल्की सी धीमी होती है, उसके बाद प्रेशर वहाँ से इंक्रीज होता है, और उसके बाद वहाँ से जो बाउंड्री बनती है वहीं से बाउंड्री लेयर सेपरेशन स्टार्ट होता है। जैसे कि आप नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने एक इमेज ऐड किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। आप ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो एरिया है, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर आके यहाँ पे फ्लूइड टकरा रहा है, और फिर यहाँ से ये अपना साइड ऐसे चेंज कर रहा है ऐसे करके। तो जो ये अब यहाँ से जो इधर जाएगा, जितना वेलोसिटी इसका रहेगा उतना ही वेलोसिटी यहाँ पर भी रहेगा, इतना दूर ऊपर, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी कुछ कम रहेगी। जो ये वाला एरिया है हमारा, ये वाला एरिया, इसमें वेलोसिटी कुछ कम रहेगी। और यहाँ से फिर वही बात होगी, जो इधर होगा ये वेलोसिटी जो होगा हमारा सेम होगा, लेकिन अब इन दोनों के बीच जो ये बाकी पार्ट्स हैं उधर की वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी कम होगी। अब इसको बोलते हैं वेक। ये जो पीछे एरिया कुछ ऐसा बनता है इसको वेक बोलते हैं। और ये जो वेक और जो हमारा जनरल वेलोसिटी से जो चल रही होती है फ्लूइड, उन दोनों के बीच के जो सेपरेट करने वाला ये पार्ट होता है उसको बोलते हैं हम बाउंड्री लाइन। अब यहाँ पर हमने दो तरह का मतलब फिगर देखा है।
जिसमें एक है हमारा स्मूथ सरफेस और एक है गोल्फ बॉल। स्मूथ सरफेस में क्या मतलब, अगर जो है हमारा सरफेस उबड़ खाबड़ नहीं है तो हमारा कुछ इस टाइप का हम देख सकते हैं, कुछ इस टाइप का हमारा वेक बनेगा और ये वेक काफ़ी थिक होगा, यानी वेक जो है ये चौड़ा होगा। लेकिन अगर वहीं पर हम गोल्फ साइड का देखते हैं, गोल्फ साइड का, तो ये क्या होगा, ये हमारा इधर कुछ वेक जो होगा वो कुछ पतला बनेगा, यानी कि हमारा जो फ्लूइड है वो कुछ ऐसे चढ़ के आ रहा है, उसके बाद यहाँ से सेपरेट हो रहा है। लेकिन इस कंडीशन में ये फ्लूइड या स्मूथ सरफेस में ये पहले ही ये सरफेस मतलब ये गोल्फ वाले से पहले ही कुछ सेपरेट हो जा रहा है और यहीं से इसकी ये जो है बाउंड्री लाइन बनना स्टार्ट हो जा रही है। जबकि जो हमारा गल्फ बॉल के केस में, यानी जिसका सरफेस स्मूथ नहीं है, ये पूरी ये फ्लूइड ऐसे क्रॉस कर रहा है यहाँ तक का डिस्टेंस, उसके बाद यहाँ से सेपरेशन स्टार्ट हो रहा है, इसीलिए कुछ यहाँ पर सरफेस कुछ पतला हो जा रहा है। बेसिकली जो यहाँ से मतलब इसके सरफेस से, यानी किसी भी ऑब्स्टिकल के सरफेस से जहाँ से बाउंड्री लाइन बनती है यहाँ, यानी जहाँ फ्लो दो पार्ट में बट जाता है, एक जो और वेग का कुछ एरिया ऐसे बनाता है, उसको बोलते हैं हम फ्लूइड सेपरेशन, और इसी को बोलते हैं बाउंड्री लाइन सेपरेशन भी बोलते हैं इसको, बाउंड्री लेयर सेपरेशन, और इसी को बोलते हैं बाउंड्री लेयर या बाउंड्री लाइन। ये जो लेयर हमारी बनेगी, जो ये बेसिकली एक इमेजिनरी ही होती है, इमेजिनरी लाइन। हम अपने मानते हैं कि यहाँ से इसके ऊपर का फ्लूइड कुछ ऐसे फ्लो करेगा नॉर्मल में, और उसके जो ये बीच का फ्लूइड है वो कुछ अपने अलग वेलोसिटी में करेगा, जो कि हमारी नॉर्मल वेलोसिटी से कम होगी। बेसिकली इसी को बोलते हैं फ्लो सेपरेशन और बाउंड्री लाइन सेपरेशन। तो अभी के लिए वीडियो में सिर्फ इतना ही, हमने 10 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब जो कि हमारा हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हों या फिर इसी का और प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखेंगे। तब तक के लिए बने रहिए इस चैनल पर। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप ग्रोइंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।